नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फरवरी 2025 माह से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे। यानी कि फरवरी 2025 महीने में बिहार से संबंधित वो सारी खबरें, वो सारी घटनाएं जो आपके बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सभी का संग्रह आपके बीच हम लेकर अभी हाजिर हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में बखूबी इस चीज़ का भी हम ध्यान रखने वाले हैं कि उनसे संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो संबंधित पॉइंट है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी आपका होता रहे। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, इसका पीडीएफ फाइल अभी हजारों लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो ये वो कोर्स है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और नए स्टूडेंट के लिए कूपन कोड है, जब आप पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो कूपन कोड न्यू अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आपको बता दूं, ये बिहार में आयोजित होने वाले आपके सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसके बेनिफिट लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसके तहत आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस के तहत प्रोवाइड होने वाले हैं। यही वो कोर्स है जिसको आप लोगों को ज्वाइन करना है। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। अच्छा, पहली बार अगर हमारे इस सेशन को आप लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद ये निर्धारित कीजिएगा कि ये वीडियो सीरीज आपके लिए उपयोगी है या फिर नहीं। चलिए वीडियो में चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए, आज के सेशन की शुरुआत करें। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हालिया जारी केंद्रीय बजट 2025 से 26 में पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को दोहरा दूं, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का क्लास चलता है वहाँ पर ये तमाम प्रश्नों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी हम आपको दे चुके हैं। क्योंकि अभी जो ये क्लास आप देख रहे हैं, ये बिहार स्पेशल का मंथली करंट अफेयर्स का जो संग्रह है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से जो प्रश्न आपको दिखेंगे वो बिहार से ही संबंधित होंगे। हालांकि डिस्कस करेंगे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो पूर्णिया पटना या फिर पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की जो घोषणा हुई है बजट 25 से 26 में, ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। इसका राइट आंसर है, ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब संबंधित पॉइंट जो आपको पढ़ना चाहिए, और ये सभी अपने आप में एक प्रश्न का रूप है, कहीं से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आइए एक एक करके सभी पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। और यह पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है, ये 18,042.14 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसको मतलब जो निर्माण की लागत है उसके बारे में यहाँ पर बजट में कहा गया है। अच्छा, इसके अतिरिक्त इसकी लंबाई भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई 281.95 किलोमीटर होगी, तकरीबन 280 या फिर 81 बोल सकते हैं, इसके पास इसकी लंबाई है। और यह बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। यही एक्चुअली अभी प्रश्न में पूछा गया था। और ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और इसके अतिरिक्त है पूर्णिया। तो ये चीजें यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें तो यही वाला पॉइंट था। अब इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं कि इस बजट में बिहार को लेकर कई सारी घोषणाएं हुई है। वो चीजें यहां पर लिखी गई कि इसके अतिरिक्त बजट में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई। साथ ही साथ आईटी पटना में 6500 नई सीटें जोड़ी जाएगी और 3 नए एआई केंद्र स्थापित किए जाएंगे बिहार में। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार में 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे तथा पटना एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इस बजट में इसकी घोषणा हुई। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी निकल कर आता है कि बिहार में जो हर घर तक जो नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य है, इसे पूरा करने के लिए जो निर्धारित समय सीमा से बढ़ाकर कर दिया गया 200 नहीं बल्कि 2028। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर इसके अतिरिक्त मिथिलांचल क्षेत्र के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। अच्छा, कोसी नहर को लेकर या फिर कोसी मेंची परियोजना है, इस तरह की कई सारी जानकारी हम आपको विस्तृत तौर पर देते रहते हैं। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर देखें तो बजट में बिहार को लेकर ये बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है, जिसको एग्जाम पर्पज से आपको ध्यान रखना है।
कई सारे पॉइंट हम आपको पहले भी क्लासेज में बतला चुके हैं। यहाँ पर एक दृष्टिकोण से देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पर रिवीजन पर्पज से आपके बीच हमने रखा है। हालांकि सभी पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको विस्तृत तौर पर प्रश्न के रूप में हमने क्लास में आपको करवाया है। इसका PDF फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पे 2 तरह का आपको PDF मिलता है। मैं आपको बता दूं ये 2 PDF किस प्रकार का होता है। एक तो बिहार स्पेशल का होता है जिसमें सिर्फ बिहार के खबरों के बारे में जानकारी होता है, और दूसरा PDF जो आपको मिलता है उसमें बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल सारे न्यूज होते हैं। तो वो सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वहाँ पर अपनी मतलब खास करके जो नीड है उसके अनुसार वहाँ पर PDF को डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, जिससे तैयारी आपकी बेहतर होगी। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए बिहार में या फिर कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो भी महोत्सव, त्योहार, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में थावे महोत्सव को लेकर प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी TRE वाले एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पर उसी प्रकार का एक प्रश्न है कि देव सूर्य महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर C, यानी कि औरंगाबाद में। अच्छा, कई सारी जानकारी यहाँ से आप देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो लोग ऑलरेडी मतलब क्लासेस को फॉलो किए हैं, नोट्स आदि को पढ़े हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि जो प्रश्न आपके बीच से यहाँ पर गुजर रहा है आप एक झटके में इसका आंसर कर देते होंगे। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो औरंगाबाद में। आइए अब यहाँ पर संबंधित पॉइंट को देखते हैं। देखिए बिहार के औरंगाबाद जिले के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में देव में एक्चुअली में यहाँ पर ये 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रॉपर जगह है जहाँ पर यह आयोजित हुआ 4 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक। अच्छा, यह देश का पहला सूर्य मंदिर है जहाँ पर मंदिर का जो मुख्य द्वार है पश्चिम दिशा की ओर है। ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर 6ठी या फिर 8वीं शताब्दी के बीच की मंदिर होगी, और इस मंदिर के बारे में दंत कथाएं हैं कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा ये निर्मित है। हालांकि ये चीजें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जानकारी स्वरूप हमने रखा आपके बीच। लेकिन अभी जो अगला पॉइंट है एक्चुअली इसको लेकर तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। अब संबंधित पॉइंट में एक जानकारी खास करके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए भारत में अब तक औरंगाबाद नाम का 2 जिला था, एक तो बिहार में और एक महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र वाला जो औरंगाबाद है उसका नाम बदला गया है, और एक्चुअली ऐसे में अब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है। उसको देखते हैं। देखिए वही चीज हमने लिखा है कि अब तक भारत में औरंगाबाद नाम के 2 जिले, एक बिहार और एक महाराष्ट्र में था, किंतु 29 जून 2022 को शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने या फिर महाराष्ट्र सरकार ने मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी भोसले के नाम पर औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा? संभाजी नगर रखने की घोषणा भी। हालांकि ये रख भी दिया गया है, तो ये चीजें समझिएगा। अब खास करके औरंगाबाद नाम का एक ही जिला है, वो कहां पर है? तो वो बिहार में है। ये एक प्रकार से प्रॉपर प्रश्न है करंट अफेयर्स का, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न से इतनी जानकारी है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर 2024 में बिहार में जो बड़े महत्वपूर्ण खास करके महोत्सव आयोजित हुए हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर हमने जानकारी आपके बीच रखा है। हालांकि ये सभी पॉइंट को लेकर हम ऑलरेडी आपको जानकारी दे चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ये सभी पॉइंट को लेकर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अच्छा, इसी तरह की जानकारी, ये तो 2024 वाला है, लेकिन इसी तरह की जानकारी जब हम आपको दे रहे थे 2023 में, तो यहीं से एक स्लाइड से पूछा गया था प्रश्न थावे महोत्सव से संबंधित, जो कि 11वां संस्करण था, गोपालगंज में ये आयोजित होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। फिलहाल 2024 को लेकर इतनी जानकारी है, 2025 को लेकर भी चीज़ें अपडेट हो रही है, वो चीज़ें आगे हम देखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये तीसरा प्रश्न है और ये प्रश्न संबंधित है राष्ट्रीय खेलों से। देखिए अभी इस वीडियो में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित यानी कि नेशनल गेम्स से संबंधित बिहार के संदर्भ में 5 से 6 प्रश्न आने वाले हैं, और आप ये ध्यान रखिए अभी जनवरी और फरवरी के मध्य ये आयोजित हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पूरा डिटेल में हम इसको समझेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना चाहिए इस टॉपिक से संबंधित एक एक करके सभी को हम देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर मतलब इस टॉपिक से संबंधित देखें तो ये प्रश्न है कि हालिया खेले गए या फिर हालिया आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल मिला के 12 पदक जीता और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न है। देखिए 12 पदक बिहार को मिला और पदक तालिका में 29वें स्थान पर बिहार रहा है। एक एक पॉइंट यहाँ पर इससे संबंधित इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक
उत्तराखंड की मेजबानी में ये पहली बार राष्ट्रीय खेलों का जो इसका 38वां संस्करण था इसका आयोजन किया गया। और इसका शुभंकर क्या है तो मौली है। यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी जो उससे प्रेरित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही वो शुभंकर है 38वें राष्ट्रीय खेलों का। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, आयोजन कहाँ पर हुआ, किसकी मेजबानी में हुआ, मेजबानी उत्तराखंड की है। और ये पहली बार है जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया है। अब इस खास करके प्रतियोगिता को लेकर कई सारे पॉइंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पदक तालिका की बात करें, जो सर्विसेज की टीम है यानी कि जो भारतीय सेना के जो तीनों अंग है, मतलब यहाँ पर देखें तो इसमें कुल 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा और राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि राष्ट्रीय खेलों में जो भी टीम पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहती है उस टीम को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो 2025 में आयोजित हुआ उसका मतलब जो ट्रॉफी है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये सर्विसेज की टीम ने अपने नाम किया। अच्छा, उसके बाद पदक तालिका में महाराष्ट्र रहा, फिर तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि सर्विसेज की टीम अब तक कुल मिला के 5 बार, पहली बार 2007 में, फिर 11, फिर 15, फिर 2022, फिर 2025 में, इसी वर्ष कुल मिला के 5 बार ये ट्रॉफी अपने नाम किया है, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। तो फिलहाल यहाँ पर इस ट्रॉफी को लेकर भी एक प्रश्न बनता है जो कि आपको ध्यान रखना है, इस बार सर्विसेज की टीम ने अपने नाम किया है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में पदक तालिका की अगर हम बात करें तो बिहार के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल मिला के 12 पदक जीते हैं। और इन 12 पदकों में देखें तो 1 गोल्ड यानी कि 1 स्वर्ण, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज यानी कि 5 कांस्य पदक है। तो कितना हो गया, 6, 1, 7, 5, 12 पदक कुल मिला के अपने नाम किया। और इन 12 पदकों के साथ बिहार की टीम जो है ये पदक तालिका में 29वें स्थान पर रही है। ये पदक तालिका में कितने पदकों के साथ बिहार कौन से स्थान पर रहा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित, राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। आइए इसको लेकर जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, खास करके जो बात हम एक्चुअली कर रहे हैं यहाँ पर, बिहार ने जो 12 पदक जीता है उनमें पदक को लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच दर्शाई गई है। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनमें से आपको पूछा जा सकता है। और जो पदक तालिका में शीर्ष 3 टीमें हैं, पहले स्थान पर सर्विसेज, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर हरियाणा, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है जो एक्चुअली यहाँ पर हम आपको बतला रहे थे इस वाले पॉइंट में। अच्छा, राष्ट्रीय खेलों में अगर हम देखें तो यहाँ पर उसको लेकर जो जानकारी आपके बीच हमने रखा है कि आयोजन कहाँ पर हुआ, किसकी मेजबानी में, कब से लेकर कब तक। और बिहार के संदर्भ में यहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई है कि बिहार के खिलाड़ियों ने इस मतलब प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल है। कुल मिला के यहाँ पर 29वें स्थान पर रहा बिहार। तो फिलहाल यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित अगर मूल रूप से पदक तालिका की बात करें और पदकों की बात करें बिहार के संदर्भ में, तो यहाँ पर वो आपके बीच है। आइए कुछ और भी प्रश्न में आपको मतलब इस टॉपिक से संबंधित चीजें देखने को मिलेगा, उसको देखते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका जो पिछला संस्करण था 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ था, और इससे पिछला वाला 36वां गुजरात में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेलों का गुजरात में, 37वां गोवा में, फिर 38वां कहाँ पर, तो 38वां यहाँ पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ है उत्तराखंड में। और मेरे ख्याल से आपको 37वां के बारे में जो एक्चुअली यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, जिसका शुभंकर मोगा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बिहार को कुल मिला के 8 पदक मिला था, ठीक है, 8 पदकों के साथ बिहार इसमें 30वें स्थान पर रहा था। फिलहाल यहाँ पर जरूर इसको ध्यान केंद्रित कीजिएगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला भी प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है। ये प्रश्न है कि देहरादून उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। बिहार के संदर्भ में है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, और ये बिहार के मुंगेर की रहने वाली है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर वही चीजें लिखी गई है कि प्रतियोगिता कब आयोजित हुई, कहाँ पर आयोजित हुई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस प्रतियोगिता में यानी कि तीरंदाजी में आपको बता दूं कि बिहार की बेटी अंशिका ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया। इन्हें आप वहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में, ये मुंगेर की रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, गोवा में जब पिछले साल 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, यहाँ पर बिहार 8 पदक जीता था, जबकि इसका शुभंकर जो था मोगा था। इसी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, एक बार पुनः मैं दोहरा दूं कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, बिहार ने 12 पदक जीता है, पदक तालिका में 29वें स्थान पर है, और इसका शुभंकर क्या है, शुभंकर है मौली। ये चीजें अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बतला रहे थे, जो एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में चंडीगढ़ को हराकर 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 प्रश्न और है जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से संबंधित, अभी आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर चंडीगढ़ को हराकर इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का जो स्वर्ण पदक है, जो गोल्ड मेडल है, वो उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब आते हैं यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसकी ओर। देखिए, कप्तान अर्जुन देशवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी के फाइनल में चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये तो रही बात यहाँ पर मेंस कैटेगरी को लेकर, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर उसको आप देख पाएंगे। वहीं पर महिला कबड्डी फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 27-22 से हराकर लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो कबड्डी की दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, जो कि एक्चुअली बिहार की राष्ट्रीय खेल भी है। तो इसमें पुरुष और महिला वर्ग में जो स्वर्ण पदक है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश ने अपने नाम किया, जबकि महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को मतलब इतने से अंक से हराकर ये लगातार तीसरी बार अपने नाम किया है। तो विजेता और उपविजेता दोनों को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? जो एक्चुअली राज्य के जो स्टार्टअप हैं उसको जो वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, उसी में एक प्रकार से इजाफा करने के दृष्टिकोण को लेकर, यानी इसे बढ़ाने की इच्छा से, इसकी मंशा से अभी समझौता जो हुआ है वो सिडबी के साथ हुआ है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित पॉइंट को देखते हैं। देखिए, बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। अब इस समझौते के तहत क्या क्या चीज़ें मतलब प्रदान होगी, कैसे ये संचालित होगी, वो यहाँ पर एक एक पॉइंट में आपके बीच रखा गया है। देखिए, पहला पॉइंट आपके बीच है कि समझौते के तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जून 2025 तक 150 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाएगा, खास करके युवा उद्यमियों के लिए। और इस पहल का जो उद्देश्य है, ये बिहार में स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए ऋण को अधिक सुलभ बनाकर नवाचार यानी कि इनोवेशंस और उद्यमिता को बढ़ावा देना सरकार का एक उद्देश्य है, जिसको लेकर ये सारी चीजें संचालित हो रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात ये समझिएगा कि इस 150 करोड़ रुपए के फंड में 50 करोड़ रुपए बिहार सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जबकि सिडबी स्वतंत्र रूप से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। यही एक्चुअली समझौता हुआ स्टार्टअप्स को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि उद्योग विभाग के अनुसार 80% तक की काम पूरा करने वाले उद्यमियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, और वे वित्तीय सहायता के रूप में 6 लाख रुपये के पात्र होंगे। यानी कि 80% तक काम करने वाले, यानी कि उसको काम को पूरा करने वाले उद्यमी जो हैं वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे, और इसमें लाभ स्वरूप 6 लाख रुपए तक की जो राशि है उन्हें मिलेगी। अच्छा, वर्तमान में बिहार के उद्योग सह पर्यटन मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। अच्छा, कई बार हमने ये डिस्कस किया है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी, खास करके बिहार से संबंधित अगर हम देखें, उसको याद रखना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर पर्यटन मंत्री की ही बात हुई, उद्योग मंत्री की ही बात हुई, तो नीतीश मिश्रा। आपसे ये पूछा जाए कि बिहार की कृषि मंत्री कौन है, तो या फिर ये पूछा जा सकता है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो स्वास्थ्य व कृषि मंत्री है मंगल पांडे। आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है। बिहार में खेल मंत्री कौन है, मतलब इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। बहुत सारी जानकारी, जैसे कि आपसे शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त और भी कई सारे पूछे जा सकते हैं। गृह मंत्री कौन है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गृह मंत्री नीतीश कुमार है। चलिए अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न। देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। देखिए, पहला वन्यजीव इको पार्क स्थापित किया जाएगा कैमूर में। अतः विकल्प नंबर डी, मतलब स्थापित किया जाएगा नहीं बल्कि स्थापित किया जा चुका है। एक्चुअली इसका उद्घाटन भी हो चुका है, और ये चीज़ें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए, बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क है मां मुंडेश्वरी इको पार्क, कैमूर जिले में तैयार किया गया। जो इसका गेट है, मेन एंट्रेंस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इस इको पार्क का नाम कैमूर जिले में स्थित ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी मंदिर के नाम पर रखा गया है, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है।
अच्छा, लगभग 14 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य को पर्यावरण और शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है, जिसे कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तैयार किया गया है। अच्छा, जल जीवन हरियाली अभियान की जब बात होती है तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, ये दिमाग में क्लिक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में से समझते हैं कि बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय, जिसका फेज 1 कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी, 2020 तक की संचालित हुई। वर्तमान में इसका फेज 2 संचालित है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई है, 2025 तक ये चलेगा। उसी चीज़ को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 7 निश्चय पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। ये 2015 से 20 तक चली और ये 2020 से लेकर 25 तक। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, विकल्पों में ये सारे पॉइंट दिए जाएंगे, कहा जाएगा इनमें से कौन फेज 1 यानी कि 7 निश्चय पार्ट 1 में निहित है या फिर कौन निहित नहीं है। इस तरह के बड़े मतलब कठिन लेवल के प्रश्न यहाँ से अराइज हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। अच्छा, यहाँ पर जो एक्चुअली आपको दिख रहा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसकी बात करें तो 2023 में जो एक्चुअली 111वां बिहार दिवस मनाया गया था, उसका ये थीम था। 2024 में बिहार दिवस का कोई भी थीम निर्धारित नहीं था, ये चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। 2025 में 113वां दिवस जो मनाया गया है बिहार दिवस, उसका जो थीम है वो है उन्नत बिहार विकसित बिहार, और ये तमाम बातों को हम आपके बीच रख चुके हैं। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स या फिर इस रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हालांकि सीरीज में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है। फिलहाल यहाँ पर पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में देखें तो बिहार को निम्न श्रेणी में रखा गया है। विकल्प नंबर सी, निम्न श्रेणी बोले या फिर तीसरी श्रेणी बोले, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कुल मिला के 4 श्रेणी इसमें है, उसको लेकर डिटेल में अभी आपके बीच स्लाइड आएगा, उसे आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला पॉइंट है कि पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने हाल ही में यानी कि 13 फरवरी 2025 को पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया और इस रैंकिंग में बिहार 48.24% अंकों के साथ 18वें पायदान पर रहा है, यानी कि बिहार को ओवरऑल मिला है 18वां स्थान। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% की वृद्धि हुई है और वहीं पर पंचायतों की क्षमता निर्माण में 10% का सुधार भी देखने को मिला है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% की वृद्धि हुई है और यहाँ पर क्षमता निर्माण में 10% का इजाफा देखने को मिला है। और ये जो सभी आंकड़े हैं ये एक अपने आप में एक प्रश्न का रूप है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। 10 वर्ष के अंतराल के बाद जारी इस रिपोर्ट में, पिछली बार ये 10 वर्ष पहले आया था, ठीक है, तो ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद जारी इस रिपोर्ट में दक्षिण भारत के राज्यों की पंचायतों का दबदबा नजर आया। इस रिपोर्ट में दक्षिण भारतीय राज्य की जो पंचायत है संबंधित उनसे, उसका दबदबा यहाँ पर देखने को मिलता है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में केवल उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। अच्छा, ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक पहले पायदान पर है। ओवरऑल देखें तो इसमें कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, पंचायतों को मतलब कर्नाटक के पंचायतों को पहला स्थान मिला है। तो समग्र रूप से रैंकिंग में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर, उसके बाद केरल दूसरे स्थान पर और फिर तमिलनाडु तीसरे पायदान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र चौथे और उसके बाद यूपी 5वें, गुजरात 6ठे स्थान पर रहा। और बिहार को लेकर हम क्या बतलाए थे कि बिहार इसमें 18वें स्थान पर है। आइए इसको जो मतलब इसको लेकर जो कंप्लीट जो सूची जारी हुई थी, जो खास करके यहाँ पर वर्गों में बांटा गया है, उच्च, मध्यम, निम्न और अति निम्न। और एक्चुअली बिहार को लेकर यही प्रश्न पूछा गया था कि बिहार को इसमें किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में रखा गया है। हमने क्या बताया कि निम्न श्रेणी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निम्न श्रेणी है, इसमें 4 राज्य हैं, यह है असम, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। और ये पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स के आधार पर जो खास करके 4 कैटेगरी में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर बिहार की हम बात करें तो बिहार इसमें निम्न में है और वहीं पर उच्च में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये शीर्ष 3 राज्य हैं जो अभी हम आपको बतला रहे थे। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इसमें है। पश्चिम बंगाल को उच्च में यानी कि उच्च श्रेणी में रखा गया है। तो फिलहाल इस इंडेक्स को लेकर इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, एक बात और, 2024-25 वाला ये वार्षिकांक बिहार स्पेशल का जो खास करके नोट्स है, जो ई बुक है, वो आपको हमने दिया है, एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। वही करंट अफेयर्स वाले कोर्स में आप वहाँ से ले सकते हैं।
अच्छा, जो लोग ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं आप ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग प्रिंट कीजिए। इसमें जिस प्रकार से चीज़ें हमने विथ इमेज आपको समझाया है, पूरी मतलब वहाँ पर डायग्राम आदि सभी चीज़ आपको मिलेगी, पूरी डिटेल में तमाम जानकारी इसमें दी गई है। उसको प्रिंट कीजिए, उसे पढ़िए। उसमें अंत में 25 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया, साथ ही बिहार जीके का भी उसमें टेस्ट है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। 2024 का पूरे साल का उसमें बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। पहला विकल्प है कि उनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था, यह सत्य है, हमें असत्य चुनना है। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, यही वो पॉइंट है जो असत्य है, क्योंकि वे 3 बार नहीं बल्कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमें चुनना था कौन सा असत्य है। अच्छा, उसके बाद वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुई। ये तीनों यहाँ पर सही है, बस बी नंबर विकल्प गलत है, और गलत की ही हमें पहचान करना था। तो फाइनल आंसर है विकल्प नंबर बी। अब आइए इससे संबंधित पॉइंट को देखते हैं। देखिए 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। दरअसल उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के एक गांव है पितंजिया गांव, यहीं पर एक पितंजिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी गांव एक्चुअली कहा जाता है, यहीं पर एक नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इस तरह की चीजें, महान व्यक्तित्व जो बिहार में या फिर देश दुनिया में कहीं भी पैदा हुए, उनको लेकर प्रॉपर वो जगह पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल को लेकर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसके अतिरिक्त सिवान जिले के जिरादई ग्राम में जो खास करके जन्म हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, वो भी पूछा जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था मुरली भरावा गांव में, तो ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के बारे में ध्यान रखिए। समस्तीपुर जिले की पितंजिया गाँव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, यहाँ पर नाई परिवार में उनका जन्म हुआ था। देखिए अगला पॉइंट है कि हाल ही में 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती यानी कि 100वीं जयंती मनाई गई थी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, और यही वो कार्यकाल था 1977 वाला जब बिहार के इतिहास में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि कानून सफल नहीं हो पाया, ये 1970 के बाद 1978 या फिर 1979 में शायद ये कानून को, शराबबंदी कानून जो था उसे भंग कर दिया गया था। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 1978 ही शायद होगा, 1978 में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय उनकी उम्र 64 वर्ष थी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक गुरु उन्हें कहा जाता है। किन्हें? तो कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर इस साल अभी अगर देखें तो इन्हें भारत रत्न दिया गया है, और ऐसे में एक पुस्तक भी इन पर लिखी गई है। भाई मतलब रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2-3 पॉइंट इस वजह से इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती, इनसे रिलेटेड वो सभी का जिक्र यहाँ पर हमने आपके बीच किया है। आप एकदम ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सभी को देखिए, एकदम से याद रखने का प्रयास कीजिए। देखिए नागरिक पुरस्कारों में बात करें तो इस वर्ष 5 को भारत रत्न, 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री पुरस्कार, कुल मिला के 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर समझिए, नागरिक पुरस्कारों में अगर हम सबसे पहले भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न हालांकि अब तक 53 महान हस्ती को मिल चुका है, लेकिन 2025 की एक्चुअली हम बात करें तो यहाँ पर आपको समझना है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को रिसेंटली मिला है, और ये क्रम के दृष्टिकोण से 49वां भारत रत्न है। ये चीज़ें अभी हम और डिटेल में आपके बीच रखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, 49वां भारत रत्न है, सामाजिक कार्य के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त पद्म पुरस्कारों में जो 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसमें ध्यान रखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए, पद्म भूषण से चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। अच्छा इसके अतिरिक्त पद्मश्री से अशोक कुमार विश्वास, जिन्हें की टिकुली कला के लिए सम्मान मिला है। और एक पॉइंट
इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, ये बीमार थे, पुरस्कार समारोह में नहीं जा पाए थे, घर पर इन्हें सम्मानित किया गया आके, और ये बाकायदा प्रश्न के रूप में हम आपको बतलाए थे बाद में जब ये चर्चे में आए थे, ठीक है। अच्छा, उसके अतिरिक्त राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन के लिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त पति पत्नी शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को, जो कि मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिक्स में जो गोदना शैली होती है, इस कला के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ये पति पत्नी मतलब कुल मिला के 4 पुरस्कार पद्मश्री का मिला, 1 पद्म भूषण का, 1 पद्म विभूषण का, तो 4, 2, 6 और 1 भारत रत्न। कुल मिला के नागरिक पुरस्कारों में देखें 2024-25 में 7 पुरस्कार बिहार को मिला है। अब आगे इसी में कुछ और भी पॉइंट है जो हाल ही में भारत रत्न की हम बात कर रहे थे, तो 5 महान हस्ती को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को सबसे पहले इन्हीं के नाम की घोषणा हुई थी, फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 50वें को लेकर, मतलब ये क्रम की दृष्टिकोण से 50वां रहे, फिर उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन सभी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि अब तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिला है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और अतिरिक्त आपके बीच हमने रखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता हैं। यानी कि बात यहाँ पर हो रही है लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कि लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, साथ साथ भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले बीजेपी से मूल रूप से संबंधित ये तीसरे नेता हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आई होप क्लियर है। अभी कुछ पॉइंट और भी इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। देखिए, अब तक 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिला है, ये डिस्कस हम कर चुके थे। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अच्छा, इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सिवान जिले की जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, एक पॉइंट अभी के समय यह पैटर्न है कि कुछ कथन बड़े महान हस्ती, बड़े लोग कहे हैं तो उनको लेकर रिलेट करके इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न यहाँ से अराइज होता है, महात्मा गांधी का कथन है, इन्होंने जीरादेई को खास करके तीर्थ स्थल की संज्ञा दिया था। जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। ये वही जीरादेई है सिवान जिले में जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि भारत को बिहार से पहला राष्ट्रपति मिला था। ये चीज़ें आई होप यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर जनरल बात हम कर रहे हैं चक्रवर्ती C राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। इसके अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये मतलब दिया गया था। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, भारत रत्न देने की जो प्रथा 1954 से चली आ रही है, कुल मिला के 3 महान हस्ती को प्रत्येक वर्ष दिया जा सकता अधिकतम। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अच्छा, इससे पहले 2019 में, मतलब 2024 से पिछले संस्करण की बात करें तो 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर समझने योग्य है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब तक बिहार से संबंधित कितने महान हस्ती को, कितने नेता को, कितने प्रसिद्ध शख्स को या फिर शख्सियत को यह सम्मान मिला है भारत रत्न, तो कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के 5 महान हस्ती को सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जयप्रकाश नारायण, फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, फिर कर्पूरी ठाकुर। इन 4 नामों में से, इन 5 नामों में से एक नाम आपको दिखेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में मिला था मतलब भारत रत्न। शहनाई के जादूगर इन्हें कहा जाता है। ये एक ऐसे शख्स हैं बिहार में, मतलब खास करके बक्सर में डुमराव एक जगह, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसे शख्स बिहार से संबंधित रहे जिन्हें कि भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इन सभी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र की लगभग 300 साल पुरानी पाषाण काल की पत्थर कला को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये संबंधित है गया बिहार से। अभी रिसेंटली 2025 में फरवरी महीने में ये 300 साल पुरानी पाषाण कालीन पत्थर कला को GI टैग मिला है। अच्छा, इससे पिछली बार बिहार को जो GI टैग मिला था वो मिला था मरचा चावल के लिए, जो कि पश्चिमी चंपारण जनपद या प्रखंड को एक्चुअली मूल रूप से प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल GI टैग जो मिला पत्थर कला के लिए गया बिहार को। ठीक है, ये इसी क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, बिहार के संदर्भ में GI टैग को लेकर कई बार हम जानकारी आपको दे
चुके हैं। बाकायदा एक वीडियो भी हमने आपको दिया है बिहार को लेकर प्रॉपर जानकारी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन पे वो चीज़ें मिल जाएगी टॉपिक स्टडी वाले सेक्शन में आपके कोर्स में। देखिए 11वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में, जो संसद में एक्चुअली अनुवाद सेवाएं होती है, जो ट्रांसलेशन सेवाएं होती है, इसके विस्तार की घोषणा की। अब इसमें पूछा गया कि इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर बिहार की भाषा की बात करें तो मैथिली इसमें शामिल है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 फरवरी 2025 को संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। अब इन 6 भाषाओं में बिहार की मैथिली एक तो है ही, तो मैथिली सहित बोडो, डोंगरी, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत इसमें शामिल है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अब इसकी संख्या मतलब कुल बढ़ के जो अनुवाद सेवा संसद में उसकी संख्या बढ़ के ये 6 को मिला दे इसमें तो बढ़ के हो चुके हैं 16। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर देखें तो 22 आधिकारिक भाषाओं को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। ये एक प्रकार का एक प्रश्न का रूप भी हो सकता है कि इसका जो लक्ष्य है वो 22 आधिकारिक भाषाओं को इसमें शामिल करने का है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दरअसल यहाँ पर जो आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, जो 8वीं अनुसूची की अगर एक्चुअली बात करें तो उसको लेकर यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में वर्ष 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, हालांकि 2004 से प्रभावी हुआ था, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि 2004 से प्रभावी हुआ था, जिसके माध्यम से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसमें बिहार की मैथिली शामिल है। तो ये चीज़ समझिएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, मतलब इसे मान्यता मिली, या फिर मान्यता नहीं बल्कि ये प्रभावी हुआ 2004 से, और इसी दौरान मतलब इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर हम इसको देखें तो इसमें मैथिली इसमें शामिल हुआ था 8वीं अनुसूची में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ये बिहार से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार को पहली बार सेपक टकराव विश्व कप की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है, इसका आयोजन कब किया जाएगा। एक्चुअली अभी आप देख रहे हैं फरवरी महीने से संबंधित इस वीडियो को, तो यहाँ पर एक्चुअली इसके आयोजन की बात करें तो 20 से लेकर 25 मार्च, देखिए मार्च महीने में इसका एक्चुअली आयोजन हो चुका है। अभी ये वीडियो थोड़ा सा देरी से आप देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली इसके आयोजन की बात करें तो डिटेल में जानकारी हम आपको दे चुके हैं। फिलहाल जो मेजबानी मिली है ये पहली बार है जब सेपक टकराव विश्व कप की मेजबानी का अधिकार बिहार को मिला है। वॉलीबॉल और खास करके जो फुटबॉल है ये इसका मिश्रण है ये खेल, और जिस प्रकार से वॉलीबॉल में एक बीच में नेट लगा रहता है, दोनों टीमें एक दूसरे के पाले में गेंद को गिराने का प्रयास करते हैं। बस सेपक टकराव में क्या होता है कि हाथ की जगह इसमें पैर का इस्तेमाल होता है बॉल को एक दूसरे के पाले में गिराने को लेकर। तो वही चीज़ ये खेल है, इसको लेकर आई होप समझ चुके हैं। तो इसकी मेजबानी का अधिकार बिहार को पहली बार मिला। हालांकि अगले वीडियो में, मार्च महीने वाले वीडियो में इसको लेकर डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल ब्रीफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर कब से कब तक आयोजित हुई और ये कहाँ पर, तो पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में यहाँ पर। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता में 24 देश भाग लिए हैं। सेपक टकराव जो खेल है ये वॉलीबॉल और फुटबॉल का ही मिश्रण है, जिसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। तो इसको लेकर मार्च महीने वाले वीडियो में हम डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक जानकारी हम अतिरिक्त आपको देने वाले हैं। हाल ही में पिछले साल 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में इसका सफल आयोजन किया गया था। हालांकि इस वर्ष बिहार को सेपक टकराव वर्ल्ड कप, इसके अतिरिक्त महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, हीरो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, खेलो इंडिया आदि कई खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है एक्चुअली में। तो इसको लेकर हालांकि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो भी रहा है। अभी हम इसको लेकर डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही है वहाँ पर हमने कई प्रश्न आपको बतलाए भी हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सभी प्रतियोगिताएं जो यहाँ पर आपको दिख रही है, हम डिटेल में आपके बीच प्रश्नों को लेकर आपके बीच आने वाले हैं, और समय समय पर जब ये खबरों में आएगी तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जो नवंबर महीने में पिछले साल ये आयोजित हुआ था महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है इसका जो शुभंकर था ये था गुड़िया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बारे में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किससे प्रेरित है। तो बिहार की राजकीय पक्षी जो गौरैया है, इसका चोंच आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसी से ये प्रेरित है। अच्छा, 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम है विश्व गौरैया दिवस का, तो ये थीम है अ ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर। ये ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले 13वें नंबर प्रश्न पे कि 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया है।
तो एक्चुअली ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? लंदन में, जहां पर ये इसमें मतलब भाग लिए थे, बिहार की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 11 फरवरी 2025 को लंदन के हाउंसलो में इन्वेस्टर मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहारी कनेक्ट यूके वो बिहार फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि आयोजन जो हुआ वो किनके द्वारा किया गया। अच्छा, इस कार्यक्रम में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भाग लिए थे, जहां पर इन्होंने बिहार में निवेश और पर्यटन पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करें तो बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना तथा प्रवासी बिहारी समुदाय को राज्य की विकास की योजनाएं जो है उससे जोड़ना एक प्रकार का मूल उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में यहाँ पर लंदन में एक जगह हाउंसलो यहाँ पर आयोजित हुआ। तो अभी इसमें कौन पार्टिसिपेट किया बिहार की ओर से? तो उद्योग व पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा। हालांकि अभी जो हम बिहार कैबिनेट को लेकर कुछ चर्चा आपके बीच कर रहे थे, तो यहाँ पर हम चूंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट करना चाहते हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। एक इंटरव्यू में हमने देखा था, एक बीपीएससी टीआरई एग्जाम क्वालिफाई जो मतलब हो चुके थे वो, और उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था और उनसे पूछा जाता है कि बिहार के खास करके जो गृह मंत्री है वो कौन है। एक्चुअली इसी तरह का एक प्रश्न था और वो नहीं बता पाए थे। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री का जो पदभार है वो नीतीश कुमार के पास है। वो सभी विभाग है जिसका आवंटन किन्हीं को नहीं हुआ है वो सभी नीतीश कुमार के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य व कृषि विभाग मंगल पांडे, जो महत्वपूर्ण जो विभाग है उसको लेकर यहाँ पर जानकारी है। शिक्षा विभाग सुनील कुमार, कला संस्कृति व युवा विभाग विजय कुमार सिन्हा, जो कि इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और एक उप मुख्यमंत्री और भी हैं सम्राट चौधरी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री का जो प्रभार है सम्राट चौधरी के ही पास है। स्वास्थ्य और कृषि मंत्री हैं मंगल पांडे, परिवहन मंत्री हैं शीला कुमारी और खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। तो यहां पर इतनी जानकारी है, ध्यान रखने योग्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में पुस्तक कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। ये पुस्तक का नाम देखिए, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। बताएंगे, जो भी हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, बताएंगे इसके लेखक एक्चुअली में कौन है। ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक हैं धर्मेंद्र चंद्र वंशी, अतः विकल्प नंबर बी। अब आपको बता दूं कि हाल ही में 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि मनाई। अच्छा, ये पॉइंट तो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इस पुस्तक का कवर पेज यहाँ पर है, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है। दरअसल इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है और इसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। फिलहाल यहाँ पर बस इसका लेखक ही, मतलब इस पुस्तक के जो लेखक हैं बस वही मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी हमने आपके बीच नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो हम बुक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कई सारे बुक को लेकर और भी हम आपको जानकारी दिए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई वही सारी जानकारी एक बार पुनः आपके बीच हमने रखा है, जो एक्चुअली अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत रत्न के संदर्भ में या फिर इनका जन्म कहाँ हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई और अभी हाल ही में कौन सी इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, और ये सारी चीज़ यहाँ पर वही सारे यहाँ पर हमने रिविजन पर्पज से पुनः रखा है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं 2024 में जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई है उसकी सूची को। यहाँ पर कई सारे हैं और भी इसके अतिरिक्त और भी 2-3 स्लाइड है जो कि हम डेली करंट अफेयर्स में आपको बतलाते रहते हैं, और ये स्लाइड का खास करके एक प्रकार से उद्देश्य है कि चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहती है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। जैसे यही सारे बुक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको लेकर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एक प्रकार की सूची है रिवीजन पर्पज से। जैसे कि यहाँ पर इस बुक के बारे में हमने जाना, कर्पूरी ठाकुर की पुकार है नीतीश कुमार है, धर्मेंद्र चंद्रवंशी द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक यहाँ पर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक चौधरी और उनकी पुत्री संभवी चौधरी, और ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और तभी आप हल करके आएंगे जब ये चीज़ें आपको याद होगी कि इनके द्वारा लिखा गया और किन पर ये आधारित है एक्चुअली में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में एक पुस्तक और आई है, संस्कृति का 5वां अध्याय, और ये क्या है एक्चुअली इसको लेकर जो हमने बतलाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े मतलब मंचों पर जो भाषण दिया है वही भाषणों के ऊपर एक प्रकार का संकलन है, वो संस्कृति का 5वां अध्याय, आपको मालूम होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है कि राज्य के स्कूली छात्र छात्राओं में भूगोल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य यानी कि ज्योग्राफी के प्रति जो इंटरेस्ट है स्कूली छात्र छात्राओं का उसे बढ़ाने को लेकर या फिर इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है। देखिए ये एक जगह है सासाराम में बेलहाड़ी, यहीं पर एक स्कूल में इसका उद्घाटन किया गया और ये बिहार का पहला 3D लैब है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे यहाँ पर
एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस जिले में, एक्चुअली में अगर जिला पूछा जाए तो बिहार में ऐसे तो सासाराम कोई जिला नहीं है, आपको यहाँ पर रोहतास बोलना पड़ेगा। रोहतास बिहार में जिला, सासाराम जिला नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, एक्चुअली यहाँ पर विकल्प में यही प्रॉपर ये जगह है जहाँ पर ये मतलब इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में 19 फरवरी 2025 को बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक्चुअली में था। बताएं कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। अभी ये योजना खास करके बात करें, जो बिहार लघु उद्यमी की हम बात कर रहे हैं, इस योजना की शुरुआत हुई थी 5 फरवरी 2024 को। अभी ये खबरों में इस वजह से है क्योंकि वित्त वर्ष 24-25 के लिए, जो पिछला वित्त वर्ष है, इसके लिए एक पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसका खास करके शुभारंभ हुआ है, तो इस वजह से खबरों में है। और इसी से रिलेट करते हुए ये प्रश्न आपके बीच हमने रखा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। दरअसल ये भी एक करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, पिछले ही साल इसका शुभारंभ हुआ है। लघु उद्यमी योजना या फिर उद्यमी योजना दोनों अलग अलग है, ठीक है, वो चीज़ समझिएगा। उद्यमी योजना बहुत पहले शुरू हुए थे। अब यहाँ पर इसमें संबंधित तथ्यों में देखें तो बिहार के उद्योग व पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा 19 फरवरी 2025 को, ध्यान दीजिएगा ये तिथि, 19 फरवरी 2025 को बिहार लघु उद्यमी योजना वित्त वर्ष 24-25 के लिए, जो एक्चुअली है अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, यह योजना के तहत राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 3 किस्तों में 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आपने भी कई बार सुना होगा। नीतीश कुमार ने सदन में इसकी घोषणा की थी कि 2 लाख रुपये जो गरीब परिवार हैं उनको दी जाएगी। अब इसे डिटेल में समझिएगा, दरअसल ये कैसे संचालित होगा। इस योजना की जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, ये योजना का जो मूल उद्देश्य है, ये राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। जो कमजोर युवा हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो खुद से, यानी कि खुद का रोजगार शुरू कर सके, इसको लेकर एक प्रकार की योजना है। इसी को लेकर ये चीज़ें यहाँ पर संचालित करने को लेकर ये बातें कही गई थी। मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार ये 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, किसे मिलेगी। यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि योजना का जो लाभ है वो ये उन परिवारों को मिलने वाला है या फिर उसके लिए शुरू की गई है जिनकी जो मासिक आय है वो 6,000 रुपये से कम है। तो वैसे परिवारों को लेकर खुद का वो रोजगार शुरू कर सके, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, उसके लिए ये शुरू की गई है। अच्छा, इसको लेकर जानकारी बाकायदा हमने आपको दिया भी था। यहाँ पर देखिए कि बिहार सरकार ने वैसे परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ें, मतलब हमने आपको बताया था, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वहाँ पर ये चीज़ें आपको हमने बताया था कि 6,000 रुपये से जो मासिक आय जिनकी भी कम है, बिहार सरकार ने वैसे परिवारों को गरीब माना है। हालांकि वर्तमान में बिहार सरकार के अनुसार बिहार में 94 लाख परिवार गरीब हैं। पिछले साल 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जो 1 अने मार्ग में संकल्प भवन है, यहाँ पर उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया था। एक चीज़ समझिएगा, इस शुभारंभ को यहाँ से हमने रिलेट किया इसको, जो अभी पोर्टल अभी लॉन्च किया गया, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन जो एक्चुअली हम 2 लाख रुपये परिवार को देने की बात कर रहे हैं, इसकी घोषणा नीतीश कुमार ने ही किया था। तो ऐसे में यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर युवा उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि 6,000 रुपये से जिसकी मासिक आय कम है, और बिहार सरकार ने वैसे परिवारों को 6,000 रुपये से कम मासिक आय वाले को गरीब परिवार कहा है। और एक पॉइंट और, सरकार के अनुसार इस समय बिहार में 94 लाख परिवार गरीब हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। 22 से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 में निम्नलिखित में से किस, या फिर बिहार पुलिस सप्ताह निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित थे। देखिए, 22 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक ये आयोजित हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइबर सुरक्षा पर, यानी कि इस विषय यानी इस थीम पर आधारित थे। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, बिहार पुलिस सप्ताह या फिर पुलिस सप्ताह जो होता है, ये पुलिस बल को और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वर्ष इसका आयोजन 22 से लेकर 27 फरवरी 2025 तक किया गया है। अच्छा, इस वर्ष इस बिहार पुलिस सप्ताह का जो थीम है ये क्या है या फिर किस पर केंद्रित है, तो साइबर सुरक्षा पर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 1200 पुलिस स्टेशनों के साथ साथ जिलों और अनुमंडलों में या फिर जिलों और अनुमंडलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया, और मतलब इस तरह से ये संचालित हुई बिहार पुलिस सप्ताह। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, वर्तमान में ये डेटा टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के आधार पर आपके बीच हमने रखा है। वर्तमान में बिहार में लगभग 2,27,000 पुलिसकर्मी हैं। ये तो आधिकारिक डेटा है बिहार सरकार की, लेकिन जिनमें 29,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी है। अब टाटा ट्रस्ट की ये रिपोर्ट कहती है कि 29,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी के साथ बिहार इस समय पूरे भारत में महिला पुलिसकर्मी की संख्या के मामले में शीर्ष पर है।
टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि सबसे अधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में। हालांकि पिछले साल भी जब इस तरह की रिपोर्ट आई थी वहां पर भी हमने बताया था, उस समय भी बिहार टॉप पर था महिला पुलिसकर्मी में। अच्छा, एक चीज, अभी वर्तमान में बिहार पुलिस महानिदेशक कौन है? तो श्री विनय कुमार, यानी कि डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस समय बिहार के कौन है? तो श्री विनय कुमार है। चलिए अगला प्रश्न है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण के या फिर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने, ये एक लर्निंग कम्युनिटी है टीचर्स ऑफ बिहार, इनके द्वारा 21 फरवरी 2025 को निम्न में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? देखिए यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका नाम है प्रोजेक्ट शिक्षक साथी, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला एक और प्रश्न है वो देख लेते हैं। देखिए बिहार में 25 साल बाद 2025 राष्ट्रीय खेलों में, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI प्रश्न में रखिएगा इसे। ऐसे तो सभी प्रश्न यहाँ पर VVI ही था, लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए कि बिहार में 25 साल या फिर बिहार ने 25 साल बाद 2025 राष्ट्रीय खेलों में जो 38वां राष्ट्रीय खेल था उसकी बात हो रही है, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बताएं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है, हमें वो पहचान करना है। देखिए पहला विकल्प है कि राष्ट्रीय खेलों में बिहार का ये पहला स्वर्ण है, ये बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य चुनना है। देखिए प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में हुआ, ये भी सत्य है। इस प्रतियोगिता का शुभंकर जो है मौली है, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में बिहार की अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से, तो ये पहली बार है जब राष्ट्रीय खेलों में किसी इवेंट में, किसी प्रतियोगिता में बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। यहाँ पर वो चीज़ें लिखी गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर ये जानकारी है, आयोजन शुभंकर आदि इसको लेकर। अब यहाँ पर देखिए इसमें बिहार ने या फिर बिहार लॉन बॉल की महिला ट्रिपल स्पर्धा के फाइनल में बिहार का सामना पश्चिम बंगाल की टीम से हुआ और इस फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल को हराकर बिहार विजयी रहा। जो बिहार की इस टीम में पायल, खुशबू और निखत शामिल थे। और आपको ये ध्यान रखना यहाँ पर कि इसके साथ ही बिहार 25 साल बाद 2025 राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अच्छा, ये पॉइंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दरअसल 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ था। तो बंटवारे यानी कि विभाजन के बाद यह पहला मौका है जब बिहार ने नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, ये पहली बार है जब बिहार को स्वर्ण मिला है राष्ट्रीय खेलों में। तो ये चीज़ें आई होप यहाँ पर क्लियर होती है और मुझे लगता है कि आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिला होगा। अब जाते जाते आपको कमेंट करना है इसका आंसर। ये प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार कितना पदक हासिल किया है। साथ ही आप ये भी बताएंगे कि यहाँ पर मतलब उतना जो पदक मिला है बिहार को, एक्चुअली वो तो आंसर करना ही करना है, मतलब उतने पदक के साथ बिहार कौन से स्थान पर रहा, यानी कितना पदक जीता और कौन से स्थान पर रहा, ये प्रश्न में आपको आंसर लिखना है। ठीक है। अच्छा, यही वो कोर्स है करंट अफेयर्स का, आप लोग एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं नॉमिनल सा चार्ज पे। हालांकि यहाँ पैकेज प्लान लिखा गया है, लेकिन जब पहली बार एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे आपको ध्यान रखना ये कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू, एडिशनल डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में लगे हैं, बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अपनी जर्नी को बखूबी अच्छी तरीके से संचालित कर सकते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से हम आपके साथ हैं, सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। इस तरह की क्लासेज आपको एप्लीकेशन पे मिलती रहती है। नो डाउट यहाँ से आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी, किसी दूसरे सोर्स पर बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस महीने का PDF को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो PDF है, सिंपल है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको आप एप्लीकेशन से करंट अफेयर्स के कोर्स को लेकर जो हमने जानकारी अभी दिया था उस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रिंटेबल PDF हैं, आप वहाँ से प्राप्त करके इसको प्रिंट कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए और एग्जाम में सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रश्न यहाँ पर रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें जो हमारा जो इंस्टाग्राम ID है संकेत सर के नाम पर है, आप वहाँ पर हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8228947923, वहाँ पर भी आप हमें व्हाट्सअप या फिर कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।